दोस्तों, लखनऊ में गरीबों की आसियाने धू धू कर जल गए। हवा में काले बादल ठहर गए और छुप गया वो काला पर्दा जो उनकी सुरक्षा पर था। 112 नंबर पर कॉल करते रह गए, फायर ब्रिगेड को बुलाते रह गए, लेकिन ना तो कॉल लगी और ना ही फायर ब्रिगेड आए भी तो 2 घंटे बाद। और उसके बाद 4 बच्चों की मौतों का आंकड़ा मीडिया दे रही है। जो खबर चल रही है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की मौत हुई है। दोस्तों, अब ये सोचिए, जहां पर वहां के जो रहने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो आंखों देखी बात कर रहे हैं कि मौतों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, आपको बताऊं कि जिस तरह से कुंभ में भगदड़ में मौतों की संख्या को छुपा दिया गया था, कोविड में हुए मौतों की संख्या को दबा दिया गया था, वैसा ही कुछ आंकड़ा लखनऊ की इस जलती हुई बस्ती का मंजर है। क्योंकि यहाँ भी गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी दलित समाज से लोग आते हैं, बहुजन समाज से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जिसमें 280 झोपड़ियां जली हैं। दोस्तों, 100 से अधिक सिलेंडर फट गए। वहां मौतों की संख्या बाहर आ पाएगी? आखिर जांच कौन करेगा? वही जांच करेंगे जो सत्ता में बैठे हैं। 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं लगी और फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंचा? शायद जल्दी पहुंच गया होता तो कुछ मौतें या घायलों की संख्या कम हो गई होती। लेकिन अगर बात करूं तो दबे कुचले शोषित वंचितों की मौतों का कोई भी मोल नहीं है। दोस्तों, इस सरकार में अगर आप हिंदू मुसलमान करते हैं तो आप लाइमलाइट में हैं, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, चुपचाप अपनी जिंदगी झुग्गियों में गुजारते हैं, तो आपकी संख्या भी गिनती में नहीं आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस दुर्घटना पर क्या कहेंगे आप? बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं सब लोग कि जो बार बार गरीबों की बस्तियों को ही सबसे कमजोर कड़ी बना देते हैं। कितना आसान होता है दोस्तों झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाना। कुछ ही मिनटों में वर्षों की मेहनत, सपने और उम्मीदें खाक में बदल जाती हैं। मगर ये हर बार की तरह इस बार भी ना कोई ठोस जांच की मांग, कोई पकड़ा धरी, ना ही किसी की जवाबदेही तय होती है। दोस्तों, इन झुग्गियों में रहने वाले हम में और आपसे ही लोग होते हैं। हर जाति, हर समाज के लोग होते हैं जो दबे कुचले होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते। दोस्तों, ये चुप्पी सवाल उस शासन में जिन्हें उत्तर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, कौन जवाब देगा इतने लोगों के लिए? दोस्तों, ये संयोग भी अजीब है कि अक्सर प्रशासन की ओर से पहले झुग्गियों को हटाने के आदेश आते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक आग की खबर सामने आ जाती है। ये महज इत्तेफाक है या फिर व्यवस्था की विफलता, या सवाल हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में उठता है। जिन बस्तियों में सैकड़ों परिवार रहते हैं, वहां आग लगने की घटना इतनी बार क्यों होती है? हर बार आग की घटना या फिर कुछ ऐसी विपदा आ जाती है कि इन दलितों की ही और बहुजनों की और कमजोर वर्गों की झोपड़ियां निशाने पर आती हैं। क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते दोस्तों? या फिर उन बस्तियों की सुरक्षा को कभी प्राथमिकता ही न दी जाती हो, क्योंकि वो हमारी संख्या में नहीं आते, हमारी गिनती में नहीं आते। वृंदावना ये है दोस्तों कि शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, होटल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स अक्सर अवैध रूप से खड़े हो जाते हैं, मगर उन्हें हटाने का आदेश शायद ही कभी तेजी से आया हो। लेकिन झुग्गियों को हटाने के लिए पहले आदेश आते हैं और उसके बाद झुग्गियों में आग लग जाती है। दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियां बनाने लगती हैं तो शुरुआत में नगर निगम के कुछ कर्मचारी कथित रूप से पैसे ऐंठने के लिए आते हैं, रिश्वत खाने के लिए आते हैं, उन्हें बसने देते हैं और फिर जब वो धीरे धीरे रहने के लिए राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, बैंक खाते खोल लेते हैं, लोन ले लेते हैं, पूरा प्रशासन, जो प्रशासनिक ढांचा है, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लेता है, अपनी ज़मीन पर ठहरने देता है। लेकिन जैसे ही ज़मीन की ज़रूरत होती है, वही बस्तियां अवैध घोषित हो जाती हैं और ये तो बुलडोज़र चल जाते या फिर किसी आग की घटना के बाद सब कुछ स्वाहा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें बहुत सारी जाने गई हैं जिसको मीडिया पूरी तरह से छिपा रहा है। लखनऊ की इस घटना में लगभग 300 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। इन परिवारों का नुकसान केवल टीन टम्पर का नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत से जुटाए गए सामान, बच्चों की किताबें, दवाइयां, कपड़े और जीवन की छोटी छोटी पूंजी है। दोस्तों, ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि झुग्गियों को हटाने के पहले उनके
पुनर्वास जो होता है उनको कहीं और दूसरी जगह बसाने का होता है, ठोस योजना क्यों नहीं बनाई जाती? अगर सरकार के पास अन्य समूहों को बसाने के लिए ज़मीन और योजनाएं हो सकती हैं तो अपने ही देश के गरीब, वंचित और मेहनतकश नागरिकों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? दोस्तों, अक्सर कभी मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलते हैं, कभी दलितों के घर पर बुलडोज़र चलते हैं, कभी कभी तो इन लोगों को लेकर देख रहे हैं आप 300 झोपड़ियों में आग लग गई। शहरों के विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें खड़ी करना नहीं है दोस्तों, बल्कि उन लोगों को भी सुरक्षा और सम्मान देना है जो इन शहरों को अपने श्रम से जीवित रखते हैं। जब तक झुग्गियों को समस्या मानने के बजाय वहां के रहने वालों को नागरिक मानकर उनकी जिम्मेदारी निभाएंगी, उनकी सुरक्षा ली जाएगी, उनके बच्चों की, उनके रहने की, पढ़ाई का जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। जबकि हम इन्हीं लोगों से कमाते हैं, इन्हीं लोगों से बिल्डिंगें बनाते हैं, इन्हीं लोगों से सड़क बनती है। ख्याल रखना चाहिए, तब तक ऐसी आग केवल बस्तियों में नहीं जलेगी बल्कि हमारे सामाजिक विवेकों को भी झुलसाती रहेगी। दोस्तों, इस वक्त बंगाल का चुनाव है, मोदी जी चुनाव में व्यस्त हैं, योगी जी प्रचार में व्यस्त हैं, नागरिक हिंदू मुसलमान में व्यस्त हैं और यहाँ 300 झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गई, 100 सिलेंडर फट गए, जिंदगी भर की कमाई स्वाहा हो गई। दोस्तों, इसमें जलने वाले मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी और भी भाई होंगे और भी जाति धर्म के लोग होंगे। लेकिन अफसोस है, इन आग के लिए आप लोगों के ट्वीट से या सोशल मीडिया पोस्ट से एक भी पोस्ट नहीं आएगा कि उनकी सुरक्षा हो। या फिर अभी हाल ही में देखिए, नोएडा में मजदूर भाई अपने श्रम की पैसा मांग रहे हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हमें दे दिया जाए, लेकिन सरकारें उन पर लाठियां चला रही हैं, उनको उठा लिए जा रहे हैं, घर से उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है आज की व्यवस्था का कि अगर आप गरीब हैं, ST SC OBC से हैं, मुसलमान से हैं, तो आपकी सुनवाई करने वाला नहीं कोई। 10% आपके सर पर बैठ गए और 10% ही आप पर राज करेंगे और यही सबसे बड़ी सत्यता है। और आपको ये स्वीकारना होगा कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। नमस्कार।